नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज का जो वीडियो है वो बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास के लिए है। इसमें हम आप लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स में ग्रेजुटी क्या है या ग्रेजुटी कानून की मुख्य बातें क्या हैं। ग्रेजुटी को हिंदी भाषा में उपदान कहा जाता है, लेकिन छात्र ध्यान रखें कि हम इसको ग्रेजुटी ही बोलते हैं तो ज़्यादा हमें सुविधा रहेगी। वैसे आप इसे उपदान के नाम से भी बोल सकते हैं। ग्रेजुटी का अर्थ नौकरी पेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट, बीमारी या अन्य किसी कारण से नौकरी नहीं कर पाने के कारण एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह धनराशि उसे नियोजक द्वारा दी जाती है, जिस नियोजक के पास वह व्यक्ति कार्य करता है या नौकरी करता है। ग्रेजुटी को मोटे तौर पर समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड कंपनी में कम से कम 5 साल तक नौकरी करता है और किसी कारणवश अपनी नौकरी को जारी नहीं रख सकता, तो नियोक्ता से उसे ग्रेजुटी के रूप में एक निश्चित धनराशि पाने का हकदार है। ग्रेजुटी जैसी विचारधारा का जन्म नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। व्यक्ति के लिए यह सरल नहीं होता कि वह कोई निश्चित धनराशि अपने भविष्य के लिए एकत्रित करके रख सके, क्योंकि व्यक्ति जितनी धनराशि अपने जीवन काल में अर्जित करता है वह संपूर्ण धनराशि अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर देता है। नौकरी पेशा व्यक्ति धन को एकत्रित नहीं कर पाता। इस तथ्य को ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार ने 1972 में कानून, जिसका नाम उपदान संदाय अधिनियम पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 पारित किया गया। आदेश नंबर 7 नियम 11(1) CPC में यह वाद हेतु के अभाव में प्लेट को नामंजूर किया जा सकता है, अर्थात इसको कैंसिल किया जा सकता है। यह अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है एवं जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन अब यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है, अर्थात यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य नौकरी कर रहे व्यक्तियों के भविष्य में एक निश्चित धनराशि प्रदान करना है, जिससे उन व्यक्तियों का भविष्य सुरक्षित हो सके तथा व्यक्तियों का वृद्धा या अन्य किसी कारण से कार्य नहीं कर पाने की परिस्थिति में उनका शरीर साथ न दे, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए एक निश्चित धनराशि नियोजक से प्राप्त करता है, नियोजक उसे प्रदान करता है अर्थात प्राप्त करता है। यह धनराशि ग्रेजुटी के रूप में होती है। यह न्याय की बात है कि कोई व्यक्ति ने यदि किसी नियोजक के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया तथा अपने जीवन के लंबे समय को एक नियोजक को दे दिया, या तो भविष्य की जिम्मेदारी भी बनती है, भविष्य में नियोजक की जिम्मेवारी भी बनती है कि वह नियोजक उसको एक निश्चित धनराशि ग्रेजुटी के रूप में प्रदान करे, ताकि वह अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सके। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने उपदान संदाय अधिनियम को 10 से अधिक कर्मचारी वाली संस्था, अर्थात किसी संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी होने आवश्यक हैं, 10 से अधिक कर्मचारी वाली किसी संस्था का गठन पर आवश्यक रूप से लागू किया गया है। अर्थात किसी संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उस संस्था में ग्रेजुटी अधिनियम लागू होगा। ग्रेजुटी का संदाय नहीं करने पर नियोजकों पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है एवं पूर्ण व्यवस्था की गई है कि किसी सरकारी या निजी कर्मचारी को पूर्ण रूप से धनराशि अदा की जाए, इसके संदाय में कोई कठिनाई नहीं आए तथा व्यक्तियों का भविष्य सुरक्षित रहे। अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है कि सभी तरह के नियोजकों जिसमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है, इस अधिनियम के अधीन नियोजक कहलाएंगे। इसमें कारखाने, खदान, बागान, दुकान, वह सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जो केंद्रीय, राज्य सरकारों या लोकल अथॉरिटी द्वारा शासित किए जा रहे हैं, अर्थात
10 कर्मचारियों से अधिक काम करने वाली संस्थाएं अधिनियम के अंतर्गत शासित होंगी तथा उन्हें अपने कर्मचारियों को ग्रेजुटी की धनराशि देना होगा, किंतु यह धनराशि कितनी होगी? पुराने प्रावधान के मुताबिक ग्रेजुटी की धनराशि 10 लाख रुपए तक होगी, अर्थात कोई भी उपदान समुदाय 10 लाख से अधिक नहीं होगा। परंतु 2018 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद यह धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। अब मौजूदा प्रावधान के मुताबिक ग्रेजुटी 20 लाख रुपए तक हो सकती है। किन कर्मचारियों को उपदान अर्थात ग्रेजुटी दिया जाएगा? अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जिन कर्मचारियों ने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा दी है, उसके उपरांत अधिवार्षिकता के कारण पद पे गए हैं या सेवानिवृत्त हुए हैं, पर फिर पद त्याग दिया गया है के कारण या असमर्थता के कारण या मृत्यु के कारण, ऐसी अन्य कोई परिस्थिति के कारण अगर वह सेवा जारी नहीं रख सकता, तो ऐसे कर्मचारियों को ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उनके ग्रेजुटी उनके परिवार के वारिसों को दी जाएगी। वारिसों में कर्मचारी पर निर्भर करता है वारिसों का किस प्रकार उन्होंने अपने वारिस के रूप में नाम दिया है, उनको ये ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। उपदान की गणना अधिनियम के अनुसार उपदान को गणना सेवा के अंतिम माह की मूल सैलरी के 15 दिवस की सैलरी को औसत मानकर कार्य के वर्षों से गुणा करके की जा सकती है। इसको हम एक निम्न उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, फार्मूला यह है 15 इंटू पिछले वर्ष की सैलरी इंटू काम करने की अवधि भाग में 26। पिछली सैलरी या पिछले वर्ष की सैलरी से मतलब है बेसिक सैलरी प्लस में ये सैलरी 1 मंथ की होगी भी, बेसिक सैलरी प्लस में महंगाई भत्ता और बिक्री पर मिलने वाले कमीशन माना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पिछला वेतन 50,000 रुपये महीना है, तो उसने किसी कंपनी को 15 साल 18 महीने काम किया है, तो ऐसे में उस कर्मचारी की ग्रेजुटी की गणना इस प्रकार की जाएगी। 15 इंटू 50,000 जो उसकी बेसिक सैलरी है इंटू 16 इस प्रकार आया भी। 15 साल 8 महीने हैं, तो इसको हम राउंड फिगर में 16 माना गया है। अगर ये 15 साल 5 महीना होता तो इसको राउंड फिगर में हम 15 मानते, ठीक है। इक्वल टू 4,61,000 रुपये इस कर्मचारी की ग्रेजुटी होगी। अगर काम करने के दिवस 15 साल 5 महीने हो तो 15 माना जाएगा। उपदान देने में छूट कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोजक को उपदान संदाय करने हेतु समुचित सरकार से छूट प्राप्त हो सकती है। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत वह निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि नियोजक द्वारा कर्मचारी को ऐसी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है जो पेंशन योजना इस अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है, उपदान योजना से कम अनुकूल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्रेजुटी में से छूट नियोजक को प्राप्त हो सकती है। लेकिन मान भत्ते रहे हैं, छूट केवल उस परिस्थिति में ही प्राप्त होगी जिस परिस्थिति में अन्य योजनाओं का लाभ कर्मचारी को मिल रहा है। अर्थात नियोजक को ग्रेजुटी प्रदान करने की छूट उसी परिस्थिति में प्राप्त होगी जब वह अन्य कोई लाभ कर्मचारी को दे रहा है इसकी एवज में। अर्थात किसी भी सूरत में कर्मचारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ग्रेजुटी अधिनियम 1972 इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं होना हो। उन्हें एक जैसी धनराशि किसी अन्य योजना से प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर ग्रेजुटी से छूट प्रदान की जा सकती है। उपदान के संदाय किए जाने हेतु समयावधि अधिनियम के अंतर्गत उपदान का संदाय करने हेतु नियोजक को 30 दिन का समय दिया गया है। अर्थात नियोजक जिस कर्मचारी
को जिस दिन से उपदान संदाय हेतु आवेदन जमा कराता है उससे से अधिक 30 दिन के अंदर नियोजक ग्रेजुटी का भुगतान करेगा। यदि वह ग्रेजुटी का संदाय इस समय अवधि के भीतर नहीं करता है तो उसके बाद का समय और लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में नियोजक को कर्मचारी को एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज देना होगा। उपदान की वसूली यदि कर्मचारी द्वारा नियोजक को उपदान के संदाय हेतु आवेदन किया जाता है और नियोजक कर्मचारियों को ग्रेजुटी का संदाय नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में नियोजक की शिकायत यदि नियंत्रण अधिकारी को की जाती है तो प्राधिकारी जिले कलेक्टर को यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वह भू राजस्व की वसूली की तरह ग्रेजुटी की रकम को वसूल करे तथा वसूल करके उस रकम को कर्मचारियों को प्रदान करे। अपराध दंड अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह कुछ अपराध हैं, उनके दंड भी रखे गए हैं। यदि नियोजक इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए ग्रेजुटी का भुगतान करने से बचता है या बचने का प्रयास करता है, जब कोई ऐसी विवेचना बनाता है जिससे वह ग्रेजुटी का भुगतान करने से बच जाए, तो यह अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। इसके लिए नियोजक को 6 माह तक का कारावास हो सकता है। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों का उल्लंघन किया जाता है और कोई ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे कर्मचारी को भुगतान किए जाने के संबंध में नुकसान पहुंचाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में 1 वर्ष तक का कारावास रखा गया है। ऐसा कारावास नियोजक यानी संस्था के कर्ता धर्ता को किया जाएगा। ग्रेजुटी के बारे में ये आप लोगों को बताया। ग्रेजुटी एक इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ग्रेजुटी के बारे में थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। थ्योरी का क्वेश्चन आए तो ये जो थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई है या स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। और इनकम टैक्स में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये ग्रेजुटी ये थ्योरी हमारे काम आएगी। हम किस प्रकार ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं वो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया और आप इसको समझिए। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9413114742 पे आप संपर्क कीजिए और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश। थैंक यू।